साथियों, आज जब हर तरफ वैचारिक और सांस्कृतिक पतन का दौर चल रहा है, सत्ता अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके मीडिया, शैक्षणिक संस्थानों और अपने समूचे प्रचार तंत्र का इस्तेमाल करके लोगों की सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म करने में लगा हुआ है। उन्हें फॉलोअर बनाने या अंधभक्त बनाने में जुटा हुआ है। लेकिन आज के ही दौर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सरकारों की, सत्ता की इस कोशिश को नाकाम करने में पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पर हो या किन्हीं संगठनों से जुड़कर हो। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों की कहानियाँ, ऐसे लोगों के किस्से आपके सामने लाएं, ताकि इस पूरे षड्यंत्र से कुछ लोगों को बचा लेने की या इस पूरे समाज को सही दिशा देने की जो ये मुहिम है वो रुके नहीं, वो चलती रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रावतभाटा राजस्थान से संस्कृति कर्मी, कवि, चित्रकार, रंगकर्मी रवि कुमार की, जिन्हें कुछ साल पहले ही प्रकृति ने हमसे छीन लिया। हृदय गति रुक जाने से उनका निधन हो गया था और उनकी सारी की सारी प्रक्रियाएं रुक गईं। लेकिन उनके द्वारा चलाई गई ये मुहिम आगे जारी रहे, इसकी कोशिश हम लगातार करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पवन। तो आइए आज उनके जानने वालों, उनके परिजनों के माध्यम से उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानें, समझें और उनसे हम कुछ सीखें। पेश है हमारी ये प्रस्तुति। जबकि सभी लगे हैं इमारतों की उधेड़ बुन में, मैं एक बुत तराश रहा हूँ। जबकि कांटों की बाढ़ का चलन आम हो गया है, मैं महकते फूलों की पौधे तैयार कर रहा हूँ। जबकि सभी चाहते हैं आसमान को नापना, मैं गहराइयों को टटोल रहा होता हूँ। ये अक्सर ही होता है, लोग समुंदर पी जाते हैं, मैं चुल्लू बनाए झुका रह जाता हूँ। या कि जब लोग सोए होते हैं हसीन ख्वाबों में खोए, मैं जाग रहा होता हूँ रात रात, मैं कर रहा होता हूँ कविता। आओ मेरे बच्चों की ये रात बहुत भारी है, आओ मेरे बच्चों की बेकार पर्दादारी है। मैं हार गया हूँ, अब ये साफ कह देना चाहता हूँ, सीने से तुमको लिपटा कर सो जाना चाहता हूँ। मेरी बेबसी बेचारगी ये मेरे डर हैं कि हर हत्या का गुनाह मेरे सर है। रवि एक हमारे दौर के महत्वपूर्ण संस्कृति कर्मी हैं और जो बहुत कम उम्र में हमसे जुदा हो गए। एक बहुत बड़ी संभावनाओं वाला लेखक, कवि, यहाँ तक मैं कहूँगा कि दर्शन शास्त्र में भी उनकी जो दखल थी या जो समझ विकसित हो रही थी और जो एक सत्ता व्यवस्था के प्रति एक गहरा दंश और उसकी अभिव्यक्ति उनके चित्रों में, उनके कार्टून में, उनके पैम्फलेट्स में, उनके पोस्टरों में, उनकी तमाम, मैं कहूँगा कि रवि हमारे दौर के ऐसे जनवादी क्रांतिकारी, कहूँगा संस्कृति कर्मी थे जो उस बड़ी तैयारी में लगे थे। मुझे जो याद आता है ना, जो सबसे बेहतर उनका बात जो थी, एक बार मैंने उनसे यही पूछा था। मैंने उनसे पूछा कि एक बात बताइए कि आप, मतलब कम से कम इतने हजार लोग हैं हमारे प्लांट में, कम से कम हजारों लोगों को तो हम, हजार लोगों को तो वो जानते थे और उनको सब जानते थे। तो मैंने कहा अब आपको क्या साबित करना है, एक कवि के तौर पे, एक व्यक्ति के तौर पे, एक बॉस के तौर पे, एक मित्र के तौर पे, हर तरीके से। मैं बोला आप अंततः अपने आप को कब कामयाब पाएंगे? तो उन्होंने कहा आशीष, एक आदमी भी बदल पाऊं, मैं कामयाब हो जाऊंगा। ये बात जो थी ना, वो मुझे बहुत, मेरे से ज्यादा उनको ये लोग जानते थे। मेरे पास तो वो, मतलब क्योंकि मेरा इतना ज्यादा बौद्धिक स्तर या कुछ भी कह लो इतना नहीं था कि मुझसे उस तरह की वो ऐसी बातें थोड़ी बहुत मेरे को समझाते थे। लेकिन जो मेरे में समझ पैदा हुई, जो चीज़ें मेरे में पैदा हुई, उन्हीं की वजह से हुई। हाँ, मैं तो बहुत साधारण परिवार से, बिल्कुल एकदम बिजनेसमैन थे। ससुराल में सब शादी के लिए पढ़ लिए थे, एक शादी अच्छे परिवार में हो जाएगी उसके लिए, इस तरह का। फिर मैं यहाँ शुरुआत में आई, तब देखा तो बड़ा अजीब सा मेरे को फील होता था। लेकिन
जो चीज़ों को समझने का नज़रिया था ना, वो उन्होंने दिया। हाँ, पहले मैं गाना सुनने के लिए गाने ही सुनती थी, ऐसे कोई मतलब पता ही, फिर मुझे पता चला कि हाँ, गाने का भी मतलब होता है, चीज़ों का मतलब होता है, किस लिए चीज़ें। तो वो जो समझ का जो नज़रिया है ना, थोड़ा बहुत भी जो हुआ है वो उन्हीं की वजह से हुआ है। कविताओं का मतलब पता चला, कविताएं लिखते थे। शादी से पहले अरेंज मैरिज थी, कुछ पता नहीं था ना, और थोड़ा से तो सनकी थे थोड़े से तो सनकी थे। हाँ, स्वाभिमान बहुत तगड़ा था, बहुत ही ज़्यादा, किसी भी हद तक जाना अपने स्वाभिमान के लिए। वो उनका देहांत हुआ तो मैं लगभग कुछ 12th क्लास में पढ़ रहा था, यानी कि 17 साल का, 16-17 साल का था, है ना। लड़कपन की उम्र होती है, ज़्यादा समझ की उम्र नहीं होती है। तो ज़ाहिर तौर पर उनके मेरे लिए वो पापा ज़्यादा थे, रवि कम थे, है ना। तो इसीलिए, क्योंकि वो उम्र में मेरा पापा का जो रोल था मेरे लिए, वो पापा का ज़्यादा था, रवि का कम था। हालांकि उस पापा के रोल में भी रवि ने खुद को इतना घुसा रखा था कि पापा और रवि को अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। भले वो मार्क्सवाद की चीज़ें हों या फिर हमारे लिए आम मनोविज्ञान की चीज़ें हों, आम जीवन की चीज़ें हों, शुरुआत से ही जैसे लोगों के दुखों के बारे में समझाना। जैसे कि मुझे अभी भी याद है, ये बहुत अहम एक कहानी रही है मेरे जीवन में कि गाँव है, गाँव छोड़ब नहीं, है ना। तो पापा ऐसे छोटी चीज़ें हमारे लिए लाते थे बचपन में कि उनको कहीं से मिलती थी। तो कंप्यूटर हमें चलाने का शौक़ था, तो कंप्यूटर जब भी चलाते थे तो उसमें कुछ ना कुछ वीडियोज़ हैं, गाने हैं, तो उन्होंने इन गाने से परिचित किया। और ये गाना मेरे लिए अहम इसलिए है क्योंकि इसमें एक लाइन आती है कि तुम पीते हो कोका कोला बिस्लरी का पानी, हम कैसे अपनी ज़िंदगी बिताएं पीकर कचड़ा पानी, है ना। और उस समय मैं यूँ, पापा ये क्या है, कोका कोला बिस्लरी तो हम भी पीते हैं। और अच्छा, यानी कि हम ऐसे लोग हैं, हमारे लिए हमारा कोका कोला बिस्लरी का पानी पीना भी एक बड़ी चीज़ है, और लोग कचरे पानी में रह रहे हैं। तो वो सबसे पहली चीज़ थी कि हाँ, प्रिविलेज गिल्टी हुई जहन में। और ये बात रही होगी 8-9 साल की। उनके पोस्टर थे, बहुत मशहूर पोस्टर हैं वो, तमाम लघु पत्रिकाओं ने उनको अपने आवरण चित्र की तरह छापा है। तो उसको वो लगा देते थे, बहुत तेजी से लगाते थे, बहुत, और उनको लगा के एक दीवार पर, और वो फिर एक तरफ हट जाते थे, इस तरह खड़े हो जाते थे। और मतलब आत्म प्रदर्शन से दूर रहने वाला एक आदमी, एक चित्रकार, जबकि उसके विपरीत हम देख रहे हैं। थोड़ा बहुत लिखा, उसको फेसबुक पर या किसी पत्रिका में, देखो ये मेरी पत्रिका आज में छपी है। ये जो आज आत्म प्रदर्शन की भूख है, जो पुरस्कार छोटा मोटा कवि है, छोटा मोटा संस्कृति कर्मी है, उसको लगता है कि उसके 50 सम्मान हो गए तो मेरे भी 20 सम्मान होने चाहिए। ये जो कहना चाहिए कि क्षरण, मैं उसको बोलूँगा कि रचना कर्मियों का जो आत्म क्षरण हो रहा है, उनकी चेतना किस तरह से आत्मग्रस्त हो रही है। अगर उसके विपरीत कोई व्यक्तित्व दिखता है पूरे सांस्कृतिक क्षेत्र में, तो रवि था। तो मैं रवि को इस रूप में मैंने देखा और पहचाना। रवि कुमार को पापा के देहांत के बाद ज़्यादा समझा उनकी चीज़ों से, और फिर धीरे धीरे मैं कॉलेज में निकला तो समय समझ बढ़ी। कॉलेज के दौरान ही कई सारे और राजनीति चीज़ों से भी वाकिफ़ हुआ कि हाँ, ये भी एक अहम पहलू है दुनिया का। पर हाँ, वो जो एक परवरिश करी उन्होंने, जिस तरह से एक समझ डेवलप हुई बचपन से ही, हम थोड़े तार्किक ज़्यादा रहे, है ना। इसमें मैं मानता हूँ कि पापा का काफ़ी ज़्यादा रोल था। तो ये वाकई में परवरिश वाला जो पार्ट है, वो उस पर हमेशा से फोर्स करते थे और हमसे ही बातें करते थे कि यार देखो वो ऐसा है, ये सही तरीका नहीं है, बच्चों में इससे ये होता है, इससे वो होता है। फेसबुक के मंच को शुरुआत में जब फेसबुक आया था, उस दौर से ही उसमें राजनीतिक तौर पे, मतलब राजनीतिक शब्द बहुत छोटा शब्द है, मैं कहता हूँ, और बड़े कैनवास में उसे लेके गए, जहाँ मानवीय मूल्यों का विकास और वामपंथी विचारों का विकास, और बहुत सधी हुई तरीके से, एकदम वैसे आके नहीं, उनका अपना तरीका था, उनका पढ़ा हुआ बहुत बड़ा साहित्य था, लेकिन उन सब का जो आता था ना निकल के, इसके बाद प्रोत्साहन देना। मैं पंकज दीक्षित को जानता हूँ, जो बड़े लोग मतलब हैं, उस ज़माने से उन्हें प्रमोट करना। फेसबुक बनने के विदिन 15 दिन बाद उनके 5000 फ्रेंड्स के बाद वो फॉलो पे
क्रॉस कर गए थे। अशोक कुमार पांडे, हर चूल्हे में आग रहे, उनकी इस कविता पे आग लगे बंदूकों को हर चूल्हे में, उन्होंने उसका स्केच बनाया। पंकज दीक्षित, कैलाश मनहर और कोई भी नया आदमी, एस्टेब्लिश आदमी, नया आदमी कुछ भी बेहतर लिख रहा था और रवि उसे कर रहे थे, तो उसको शेयर करने वाले पूरे भारत में लाभान्वित हो रहे थे। इसके अलावा ब्लॉग उनका, सर्जन और सरोकार, वो तो ब्लॉग के दौर पे ही शुरू हो गया था। फेसबुक तो बहुत बात की चीज़ है, यानी वो शुरू से ही जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था उसे ऑर्कुट पे ला, इवन उन्होंने ऑर्कुट पे, अब तो बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे ऑर्कुट क्या होता है, ऑर्कुट पे उन्होंने अपने मतलब बहुत सारे अपने पिता के, अपने जो पूरे जो विकल्प के साथी गण थे और सारे लोगों के उन पे पोस्टर बहुत पहले बना डाले थे। बस उनको तो बस वो, और नई टेक्नोलॉजी को बहुत वो प्रमोट करते थे, अगर मिल जाए तो कोई भी नई चीज़ है। शुरुआत में ही चाहे वो किश्तों पे लाना पड़े, प्रिंटर थे उनके पास, दूसरी चीज़ें थी, तो वो पूरा एक संस्थान थे, एक संस्थान। और जहाँ प्रेम था केवल, मतलब चेन्नई में बाढ़ आई थी, एक बहुत बड़ी बाढ़, उसका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। उसमें क्या है कि एक स्कूल है जो यहाँ तक भर, मतलब इस जंगले, जो भी इसकी जंगला है ना, वहां तक भर चुका है, और उसमें वो बच्चे दिख रहे हैं, चेन्नई की बाढ़। और थोड़ी देर बाद वो फुल हो जाएगा और बच्चे अंदर मर जाएंगे। आप भी वीडियो में देख रहे हैं। एक आदमी है, वो जाता है और वो जाके उस पे सरिये जो हैं उसको तोड़ने की कोशिश करता है, ऐसे मार मार के। तो सरिये पे नहीं मारता, वो दीवार पे मारता है, तो फिर वो बह जाता है क्योंकि पानी बाहर भी है। अब दीवार टूटे तो वो बच्चे बाहर आए, पानी निकले, और कोई जगह भी नहीं उन बच्चों को निकालने की। लेकिन एक दो जने जाते हैं, फिर वो हार जाते हैं। एक आदमी जाके ऐसे ऐसे बजाता रहता है और मैजिकली वो टूट जाता है और भर भर करके सारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। तो बिल्कुल हुजूम में बच्चे बाहर आते हैं। वीडियो था, लोकप्रिय भी खूब हुआ था। उन्होंने बोला, आशीष ये वीडियो तुमने अच्छा डाला। तो मैंने कहा हाँ बाबा, अब मेरे लिए तो बस यही था, कुछ भी डालो और अगर वो राइट चेक कर दें तो मजा आ गया। तो बोले कि आपको, मैंने कहा इसमें कैसा क्या अच्छा लगा? बोले तुम मुझसे कहते हो ना कि ये कविताएं, ये बातें, ये रोज रोज की हमारा तुम्हारा छोटा मोटा काम, ये क्या असर डालता होगा? ये वही है, वो टूटने वाला है, वो जो पूंजीवाद का, जो कैपिटलिज्म का जो वो है, बस वो बंद नहीं होना चाहिए। इस बात का एहसास मैं अब कर पाती हूँ क्योंकि अब मैं एक विद्यालय में शिक्षिका हूँ, तो अब मैं बच्चों के चारों तरफ घिरी हुई रहती हूँ। तो जो चीज़ मुझे आज तक अचंभित करती है कि वो कितने सचेत पिता थे। और सचेत से मेरा मतलब है कि वो जो भी कह रहे हैं या वो जो भी कर रहे हैं या वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं, किसी वक्त में हमने कुछ पूछा, हमने उनसे कुछ कहा, हमने किसी चीज़ की ज़िद की या कुछ भी, तो उसको लेके जो उनके जो निर्णय होते थे या वो कुछ यूं ही भी कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक वजह होती थी और एक जिम्मेदारी होती थी, जो कि आज भी मुझे कई तरीके से समझ में आती है। तो मुझे काफ़ी मतलब ऐसा लगता है कि 24 घंटे उस रोल में रहना, 24 घंटे उस जिम्मेदारी के साथ रहना काफ़ी थकाने वाली चीज़ है और काफ़ी परेशान कर देने वाली चीज़ है। बट वो बहुत ही सहज रूप से कर लिया करते थे इसको। मैं कहूँगा कि हाँ, उनका जो निर्णय था हमें हिंदी मीडियम में पढ़ाने का काफ़ी सही रहा। इससे एक तो जो बच्चों में शुरुआत से थोड़ी सी क्या कहते हैं श्रेष्ठता बोध आ जाता है कि हाँ हम इंग्लिश मीडियम में हैं, एक हमारे अंदर वो भी नहीं रहा है ना, तो श्रेष्ठता बोध तो उन्होंने गायब ही कर लिया। तो उसके कारण थोड़ा हम्बलनेस आई कि हाँ यार ठीक है। और दूसरी चीज़ कि हिंदी मीडियम में पढ़ने पे कभी भी भाषा का जोर नहीं रहा चीज़ों को समझने के पीछे, कि हाँ ये तो मुद्दा जो होता था वो भाषा के पीछे छुपे जो विचार हैं उन पे होता था, ना कि भाषा पे। बाबा जो है मतलब हमेशा हंस मतलब पत्रिकाएं तो रखते ही थे सबसे।
उनका आसान था कि पत्रिकाएं लोगों को पकड़ा दो, और क्या, तो सब लोग उनको बाबा ही कहते थे। हाँ। तो वहाँ उस जगह पे अच्छा। नाम रवि है, ये ठीक है, हाँ हाँ। लेकिन हमारे संबोधन में हमेशा तो जो पत्रिका मतलब जिसने प्रभावित करना शुरू किया, समयांतर और हंस। अच्छा अच्छा। हंस तो बहुत इजी है पढ़ने में, हाँ हाँ सही। तो वो तो फटाफट पढ़ने में आ जाए। समयांतर थोड़ा सा हाँ आपको मतलब तो कुछ चीज़ें समझ में आ जाती, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती। अब बाबा सामने ही बैठे थे, जो जो समझ में नहीं आए तुरंत पूछ लेते। दोस्ती उनकी सबसे ही थी। हाँ हाँ। बाबा हैं तो ऐसा प्लांट में आपको कोई आदमी नहीं मिलेगा, आज की डेट में भी यहाँ रावत बाटा में भी कोई भी आदमी नहीं मिलेगा जो उनका दोस्त ना हो। उनके समय तक जो आदमी एक बार भी उनसे झलक में मतलब एक बार भी बात कर लिया, अगर 5 मिनट भी बात कर लिया तो उनका दोस्त बन गया। जब उनके गुजरने की खबर पहुंची ना, मतलब जो उनकी जाने का जो सबसे ज़्यादा दहके में जो आई ना, वो महिलाएं थी। ओके। क्योंकि बाबा अपनी फेसबुक पोस्ट से लोगों के घर तक प्रवेश कर चुके थे आराम से। हाँ। तो वो भयंकर उस दिन परेशान हुई। और ये मानिए कि इनका जो जिस ग्रुप के नाम से आप कह रहे हैं लोगों को, जो लोग जानते हैं, उस ग्रुप की जो महिलाएं थी, मतलब वो जो उन लोगों की जो पत्नियां थी, वो सबसे ज़्यादा परेशान हुई उस दिन। बहुत सारी महिलाओं ने भी बोला कि वो सुंदर बहुत थे, बहुत स्मार्ट थे। बिल्कुल। तो पहला तो ये कि दिखने में बड़े स्मार्ट, हालांकि रहते वो कैसे थे, लेकिन बड़े ही सुंदर थे। और बोलने का तरीका सब, और जो महिलाओं से संबोधन है उनका, वो बड़ा अच्छा था। तो इतनी साफ नज़र वाला व्यक्ति मिलना ही बड़ा कितना कठिन है। तो इसके अलावा उन्होंने उनके सारे पतियों को थोड़ा काट छांट के ऐसा बनाया कि भाई वो अपनी पत्नियों के साथ थोड़ा मानवतापूर्वक व्यवहार रख सकें। तो ये जो परिवर्तन था वो उनको भयंकर भारी पड़ा। तो दोस्ती का लेवल तो उनका बहुत हाई था, मतलब इस तरह से। तो अब दोस्त तो वो वैसे ही थे, और अब ये जो बातचीत होने लगी तो उससे लगने लगा कि नहीं यार, ये लाइन जोरदार है, जिससे ये आते हैं, और जो उनकी किताबें हैं उनसे चलना पड़ेगा। उनके प्रभाव के जो लोग थे वो उनका वामपंथ के प्रति अच्छा मतलब दुश्मनी भाव नहीं है, कम से कम पूरी तरह उनके साथ खड़े नहीं हो, लेकिन दुश्मनी भाव बिल्कुल नहीं है। और उस लाइन को समझते हैं, कम से कम मानवतावाद तो उनके अंदर आ गया। मतलब कुछ तो प्योर दक्षिण पंथ वाले हैं। अच्छा। वो भी उनके मुरीद हैं। अच्छा। और बाकी कुछ लोग जो हैं वो वामपंथ से रिलेटेड हैं। बिल्कुल। वो तो खैर हैं ही, उन्होंने लाया इस लाइन पे। सही। और कुछ अलग सारी इकोनॉमी लेवल के लोग आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, जो उनके बारे में कुछ बताएंगे। तो पापा अक्सर हमें अपने साथ रखते थे, और हमसे मेरा मतलब है मुझे और बिट्टू को। मुझे एक वक्त के बाद जाकर उन्होंने इतना साथ रखना नहीं किया, बट बिट्टू को हमेशा साथ रखते थे। तो हम दोनों भी जब तक उनके साथ रहते थे किन्हीं ना किन्हीं प्रोग्राम में, तो जब दादू का कोई प्रोग्राम हुआ करता था तो उसमें तो वो हमेशा बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे होते थे, और सारी चीज़ों को अरेंज करना, मैनेज करना। रही बात तर्क वितर्क की, तो एक किस्सा जो मेरे मेमोरी में बहुत ज़ोर से आ रहा है वो ये है कि मेरा स्कूल में कोई डिबेट कंपटीशन या इस तरीके का कुछ था, और उसमें मेरी एक दोस्त ने पार्टिसिपेट किया था। और मेरी वो जो दोस्त थी वो तैयारी करने के लिए पापा के पास आई थी कि आप मुझे इस टॉपिक के बारे में कुछ बताइए। अवनी थी वो। तो पापा ने उससे कुछ 1-1.5 घंटा बातचीत की और अपने विचार उसके सामने रखे, और मैं उसको देख के काफ़ी अचंभित थी इस रूप में कि ये इसमें भी कितना इन्वेस्टेड हैं, और वो उसको उसी के लेवल पर जाके किस तरीके से अपनी बातों को उस तक पहुंचाना चाह रहे हैं, और उसकी समझ के दायरे कितने हैं, उसकी आम दिनों की चिंताएं या फिर आम दिनों के कंसर्न्स क्या हैं, और उसको उसी में डुबो के उससे समझाना है और उससे बातचीत करना। तो उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा था कि हाँ,
मैं ज़रूर उनकी आलोचना करने चाहूँगी, और वो आलोचना भी मैं उनकी उसी पिता के रोल में करना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगा कि वो काफ़ी कोशिश करते थे एक सचेत और सजग पिता होने की, पेरेंट होने की। इसके लिए उन्होंने किताबें भी पढ़ी और मनोविज्ञान की परतें भी खंगाली और अपनी, कहूँगी, अपनी क्षमता में पूरी कोशिश करी। बट एक चीज़ में जहाँ मुझे ऐसा लगा कि चाहते ना चाहते हुए भी उन्होंने अपनी आँख मीच ली, वो थी एक बेटी के पिता होने के प्रति जो एक खास या जिम्मेदारी आती है, और जिन चीज़ों में उन्हें थोड़ा और सचेत हस्तक्षेप करना चाहिए था, जिन चीज़ों में उन्हें थोड़ी और जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, और मेरे साथ, मेरे जीवन के जुड़े उन पहलुओं के साथ जो मेरे एक महिला, एक लड़की होने के साथ अलग से आते हैं, उनके प्रति वो उन्होंने हमेशा से मेरी माँ पर छोड़ दिए ऐसे कि ये तुम संभाल लो, और ये जानते हुए कि मेरी माँ भी अपनी सीमाओं में सीमित और उनसे काफ़ी अलग रही हैं। एक बात पे बहुत फोकस करते थे, सामाजिक स्वीकार्यता के ऊपर, कि कुछ भी हो जाए हमें हमारी सामाजिक स्वीकार्यता बनी रखनी है ना। कि समाज में अगर तुम आपके जो भी विचार हैं उसके कारण अगर आप समाज से अलगाव पैदा कर लेंगे, है ना, कि यार ये हमारे विचार से रिलेटेड नहीं है तो इससे यार ये अलग हो जाओ, ये हमें इसके पास रहना ही नहीं, क्या बातचीत करना है इनसे, क्या नहीं, वो इसके अलग रहते थे। तो ये चीज़ सीखी हमने उनसे, ये चीज़ वाकई में जीवन में उतारने की कोशिश करते रहते हैं कि हमसे जो विचार से अलग हैं उनके बीच में ज़्यादा रहने में ठीक लगता है कि हाँ ये अलग है तो इधर से हस्तक्षेप की ज़्यादा उम्मीद है और इधर ही हस्तक्षेप की ज़रूरत है भी। ज़माना खौफज़दा है हमसे, ये जो उनकी रचना है ये मुझे पापा के नज़रिए से ज़्यादा अच्छी लगती है, रवि के नज़रिए से नहीं, क्योंकि इसमें हमारे बचपन के वो सारे पल हैं जो हमने वाकई में जिए हैं और अच्छी लगती है। कुल मिलाकर ये, हाँ, ये हमें एक समय की याद दिलाती है जब रवि हमारे साथ थे, इसलिए इसका अहम रोल रहा है जीवन में। तो कविता है ज़माना खौफज़दा है हमसे, ये शीर्षक है, कविता शुरू होती है। ज़माना परेशान है कि हमारे पुरसुकून चेहरों पर परेशानी की कोई शिकन नहीं, कि हम हमेशा ही मुस्कुराए और चहकते रहे, कि हमने गुनगुनाए अक्सर उल्लास भरे गीत। ज़माने को ज़ुकाम हो गया है कि हम कमर में हाथ डाले मूसलाधार बारिश में भीगे थे घंटों, कि हमने जनवरी की महीने में आइसक्रीम जमाई और मुजम्मिद झील पर लेटकर उसे एक दूसरे को खिलाया। ज़माने को हैजा हो गया है कि हम तपती दोपहर में लू के थपेड़ों के संग निकल गए थे रेगिस्तान की तफरीह पर, कि हमने बाज़ार में चटखारे लेते हुए खुली रखी चाट खाई, कि हमारे घर की तमाम मक्खियों ने हमारा साथ छोड़ दिया है क्योंकि उन्हें गंदगी पसंद नहीं थी। ज़माने को घुटन महसूस हो रही है कि हमने खाली वक्त में छत की शिफागों में सीमेंट लगाया, कि हमने अपना आंगन बुहारा, पौधों को पानी दिया, कि हमने लुका छिपी का खेल खेला, अलाव जलाकर बदन गरमाया, कि हम हाथों में हाथ लिए यूं ही टहलते रहे देर रात तक। ज़माना हमसे खफा है कि हमने अपने घर की दीवारों पर रंगीन चित्रकारी की, कि हमने रात्रि के तीसरे पहर बांसुरी पर एक सुरीली तान छेड़ी, कि हम सुबह देर तक एक दूसरे से लिपटे सोए रहे। ज़माना खौफज़दा है हमसे कि हमारे घर का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, कि हमारे पास कोई हथियार नहीं है, कि हमारे चूल्हे में हमेशा आँच रहती है, कि हमारे खिलाफ़ उनकी हर साजिश नाकाम हुई है। ज़माना परेशान है, खफा है हमसे, ज़माने की तबीयत नासाज है, खौफज़दा है हमसे, बिल आखिर ज़माना खुदकुशी कर लेगा एक दिन। कुल मिलाकर इसमें जितनी भी सारी चीज़ें हैं इनके कोई ना कोई पल मैं अभी भी अपनी मेमोरी में याद रख सकता हूँ, कर सकता हूँ। कि हाँ, जैसे कि इन्होंने बताया कि हमने छत की शिफागों पे सीमेंट लगाया, ये मुझे अभी तक दिन याद है कि किस तरीके से हमारी क्वार्टर की छत थी, सरकारी क्वार्टर है तो छत टपकती थी, तो उसमें थोड़े थोड़े कि आज का एडवेंचर क्या है कि बच्चों के साथ मिलके सीमेंट लगाना है छत पे, चलो तो बस एक थोड़ी सी सीमेंट भरी, थोड़ी सी रेती ली, मिलाया और करनी लेके पहुंच गए ऊपर और करनी से लगा रहे। और ये हमारे लिए खेल था, उनके लिए एक अहम चीज़ थी कि जो हमसे करवाना सिखा रहे हैं कि हाँ सीमेंट लगाना भी अहम है। कोई फैम नहीं चाहिए था,
ये एकदम मजदूर होते हैं ना, जैसे थे बॉस, मजदूरों की तरह, मजदूरों के लिए लड़ने वाला आदमी। चाहते तो शानदार कुर्सी कैबिन में बैठ के ना सांस्कृतिक कोटे में पूरी नौकरी कर, जिस डिपार्टमेंट में चाहते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं थी, पर इन्होंने हमें चुना, हम सबको चुना। उतना यकीन रखने वाले, वामपंथ की महान ताकत पे यकीन रखने वाले आदमी, जिनका ये मानना था कि चीजें बदलेंगी, बदलती हैं, और उन्होंने हमारे सामने बदला भी सही। हाँ, उनका ये था कि जैसे सामने वाले को, इंसान को उसे पता भी नहीं चलेगा और वो उसे बदल देते थे। और आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत उदार बनना, बहुत ये बनना, तो मुझे कभी कभी वो होती थी इस चीज़ से। तो जैसे बेटा एक बार बोला उनसे, बिट्टू कि पापा आप ये सब क्यों करते हो, जैसे भी कोई आया उसका ये करने लग गए, वो करने लग गए। कि नहीं, मैं कुछ नहीं करता। एक इंसान को ऐसा होना ही चाहिए, कोई मदद मांगने आए तो उसकी मदद करनी चाहिए। मैं कुछ अलग हटके नहीं करना, एक इंसान का उसमें होना चाहिए ये। और जो नहीं कर रहे हैं बल्कि वो खराब बात है, मैं कर रहा हूँ तो ये मतलब एक इंसान को ऐसा ही होना चाहिए, उसमें ये खूबी होनी ही चाहिए। तब मेरा करवा चौथ का व्रत था, तब हमें बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। तो बोले, मैंने कि आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। कि नहीं चल ठीक है, तू तेरा काम कर, पति की आयु के लिए व्रत। अब मैं ऊपर से जाके कूदता हूँ, तेरी करवा चौथ मुझे बचाएगा। इस चीज़ पे उन्होंने समझौता भी नहीं किया मेरे साथ कि हाँ चल इसकी मन की तसल्ली के लिए करती है तो करने दो, घर में शांति रहती है तो करने दो। नहीं करना बोलते थे। जब चीज़ों को सुधारने की शुरुआत तो वो घर से ही शुरू होगी। वो घर से ही शुरू होगी। अगर मैं मेरे बच्चों में ये चीज़ें नहीं डाल पाया और बाहर जाके मैं ये चीज़ें डालूँ तो मेरा कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल यही ना, तो शुरुआत घर से होगी चीज़ों को करने की। ठीक है, बाद में फिर मेरे को भी चीज़ें समझने आने लगी, उनसे चर्चाएं करती थी, बातचीत करती थी, तो जूझती हूँ चीज़ें, तो लगता है वाकई में ठीक है। क्या ही चल रहा है आज, क्या ही चल रहा है धर्म के नाम पे। घर लौटती पगडंडियों पर अभी भी हलचल खुदकती है, चूल्हों के धुओं की रंगत में अभी भी शाम ढलती है। मचलते हैं अभी गीत होठों पर, कानों में शहनाई सी खुलती है। परिंदों का कारवां अभी अपने बसेरों तक पहुंचता है। आंगन में रात रानी का पौधा अभी भी खूब महकता है। दूर किसी बस्ती में एक दिए की लौ थिरकती है। एक मायूसी भरी आंख में जुगनू सी चमक चिलकती है। लंबी रात के बाद अभी भी क्षितिज पर लालिमा खिलती है। धरती अभी भी अलसाई सी आसमां के आगोश में करवट बदलती है। माँ के आंचल से निकलकर एक बच्चा खिलखिलाता है। अपने पिता की हंसी को पकड़ने उसके पीछे दौड़ता है। एक कुत्ता भौंकता है, एक तितली पंख टटोलती है।